संवेदनाओं के आसपास कथा शिल्पी राजेश्वर मधुकर की मानवीय संवेदनाओं की तह को टटोलती कहानियों पर आधारित ऑडियो कहानी संग्रह, जिसे आप तक पहुंचा रहा है उन्हीं की आवाज में कुशीनारा टाइम्स। कहानी दोष। मैं गिरधर प्रसाद, ग्राम खोराबर, पोस्ट कसिया, जनपद कुशीनगर, हाल मुकाम लखनऊ, उम्र 40 वर्ष। मैं पूरे होशो हवास में अपना बयान दे रहा हूं। चूंकि मेरे इस बयान में कहीं से भी झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए मेरा यह कहना जरूरी नहीं है कि मैं सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में लाल कंबल से लिपटा गिरधर बड़बड़ाया जा रहा था और पास में उसकी पत्नी सीता उसके गूढ़ प्रश्नों की पोटली को खोलने का प्रयास कर रही थी। उसकी गोद में नवजात बालू भूख से बेचैन हो आहार के लिए छटपटा रहा था। सीता विवश थी, क्योंकि निरंतर भूख की ज्वाला से दूध सूख चुका था। बालू को भूख से कैसे निजात मिले, इस समस्या का कोई समाधान नहीं था उसके पास। बालू को बहलाने के लिए स्तन को उसके मुंह से लगा दिया। बालू कसकर सीता से लिपट गया और दूध पीने का असफल प्रयास करने लगा, पर उसे तृप्ति नहीं मिली और कुनमुनाकर स्तन छोड़कर रोने लगा। सीता ने खींचकर बालू को गोद से उठाकर फर्श पर लिटा दिया। छाती में दूध नहीं है, शरीर में खून नहीं है, तो क्या पिलाऊं? बस अब मुझे ही खा ले, मुझे भी छुट्टी मिले इस जीवन से। सीता ने नवजात बालू को देखते हुए अपने क्रोध का प्रदर्शन किया। आज पूरे 10 रोज बीत चुके हैं गिरधर को भर्ती हुए। 4 दिन तक तो वह बरामदे में पड़ा रहा। इस बीच राउंड पर आए डॉक्टरों से सीता चिकित्सा के लिए गिड़गिड़ाती रही, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। देता भी कैसे? वार्ड बॉय, नर्स, डॉक्टर सभी तो लक्ष्मी जी के ही पुजारी हैं। अस्पताल सरकारी है, मुलाजिम सरकारी हैं, लेकिन उनकी आवश्यकताएं तो सरकारी नहीं। उनका भी तो परिवार है, बाल बच्चे हैं, इष्ट मित्र हैं, जरूरतें हैं, 10 तरह के खर्चे हैं। दिन में मरीज से पैसा नहीं मिलता है तो शाम को गजाधर वार्ड बॉय दारू नहीं पीता, मरीजों को कोसता है। शीला नर्स पिक्चर नहीं जाती, शॉपिंग का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ता है। डॉक्टर मेहरोत्रा के यहाँ कॉकटेल पार्टी नहीं होती, मेम साहब सीधे मुंह बात नहीं करती। ऐसे में आमदनी के माध्यम इन मरीजों को कोसेंगे नहीं तो क्या आशीर्वाद देंगे? दिन खराब हो गया तो सभी मरीजों को ही कोसते हैं, भद्दी भद्दी गालियां देते हैं और अगले दिन देख लेने की धमकी भी देते हैं। और होता भी यही है। वार्ड में मरीजों को कराहते रोते, परिजनों को गिड़गिड़ाते छोड़ गजाधर, शीला और डॉक्टर मेहरोत्रा 4 पैसे के समीकरण को हल करते दिखाई देते हैं। इन सारे बदकिस्मतों में से गिरधर भी एक है, जो व्यवस्था दोष के इस कलंकित केंद्र में अपने जीवन की डोर के एक एक धागे को बारीकी से इन सारे बदकिस्मतों में से गिरधर भी एक है, जो व्यवस्था दोष के इस कलंकित केंद्र में अपने जीवन की डोर के एक एक धागे को बारीकी के साथ तोड़ता चला जा रहा है। उस दिन सीता इन सारे भंवर जाल में उलझी थी। अब उसके पास एक फूटी कौड़ी भी तो नहीं थी जिससे वह खुशामद कर सके। वह अपने सुहाग की रक्षा के लिए कोई प्रयास भी नहीं कर सकती, क्योंकि वह धनहीन है। अब डूबने की स्थिति में बहाव में अपने आप को छोड़ने के सिवा उसके पास कोई विकल्प शेष नहीं था। इसी समय वार्ड में जोर जोर से चीख पुकार गूंज उठी। सीता के चिंतन का क्रम टूट गया। स्वयं के दुख को भूल वह पराई विपत्ति की दर्शक बन गई। परवेज मर गया। शकीना रो रही है। वार्ड बॉय लाश ले जाने की पेशकश कर रहा है। डेथ सर्टिफिकेट बनना है, पूरे 200 रुपए लगेंगे।
शकीना दुपट्टे के खूंटे से रुपए दे रही है। शायद अस्पताल का यह आखिरी कर्ज है जिसे शकीना को चुकाना पड़ रहा है। जब जीवन के अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो जाता है तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी प्रभाव शून्य हो जाती है। इस समय शकीना के लिए पति की मृत्यु से भी बड़ी समस्या थी जीवन निर्वाह की। सब कुछ देखने के बाद सीता को बल मिला। विधाता के निर्णय को कौन बदल सकता है? शकीना ने तो अस्पताल के सभी लोगों की अभगत की, पानी की तरह पैसा बहाया, पर क्या उसका सुहाग सुरक्षित रह सका? सीता ने मन ही मन विचारों को जना। जो होगा देखा जाएगा। बालू के पिता ने ऐसा कौन सा सुख दे दिया है जिसके लिए मैं परेशान हूं? गरीब जीवन ही कब जीता है? जीवन तो सिर्फ बड़े लोगों का चाकर है। सीता ने यही सोचकर संतोष करने का प्रयास किया। बालू रोते रोते सो गया। तभी डॉक्टर मेहरोत्रा राउंड पे आ गए। मेहरोत्रा को देखते ही सीता अपने सुहाग की भीख मांगने के लिए आगे बढ़ी। सीता को देखते ही मेहरोत्रा के तेवर चढ़ गए और बोले, इसे कहीं और ले जाओ। सिर की चोट है, कंडीशन सीरियस है, इसे अब हम नहीं रख सकते। सीता ने असहाय दृष्टि से डॉक्टर मेहरोत्रा की ओर देखा। मेहरोत्रा गिरधर को छोड़कर आगे बढ़ गए। इस उपेक्षा और तिरस्कार को देखकर जीवन में पहली बार सीता के मन में आक्रोश जाग उठा, पर आक्रोश की अखंड ज्वाला को विवशता की शीतलता से खंडित कर दिया। वह गिरधर के बेड के पास जाकर खड़ी हो गई और बड़बड़ाने लगी, और वोट देने जाओ और झंडा लेकर प्रचार करो, नेताजी की जय जयकार करो। मैंने तो जब किसी को भी वोट देने से इनकार कर दिया था, भरपेट बच्चा होने की स्थिति में मेरे पेट में लात मारी थी। लात मारी थी तुमने? यह भी नहीं सोचा था कि पेट में बच्चा मर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी। जीवन में पत्नी होने के नाते इच्छा अनिच्छा से मैंने तुम्हारे आदेशों का पालन ही तो किया है, और अब भी कर रही हूं। सीता का क्रोध व्यवहारिक था। वास्तव में पति की इच्छा के अनुरूप ही तो जीवन जिया है उसने, और शायद उसी का दुष्परिणाम आज भोग रही है। गिरधर गंभीर रूप से घायल होने के बाद जीवन और मृत्यु का संघर्ष कर रहा है, पर सीता कहीं उससे भी अधिक घायल है, क्योंकि चोट उसके शरीर पर नहीं आत्मा पर है। इसी बीच गिरधर बेहोशी में बड़बड़ा उठा, मैं नेताजी का खास आदमी हूं, आप अपनी ड्यूटी करो साहब, आपको कुछ नहीं होगा। यही अंतिम वाक्य गिरधर के अपने थे। इसके बाद तो पक्ष और विपक्ष के लोगों ने अपने शब्दों से एक दूसरे को आहत करने का प्रयास किया। सीता भी उस समय दोपहर का खाना लेकर गई थी। सड़कों की सफाई, गंदी नालियों पर चूने का छिड़काव, स्वागत द्वार, कुल मिलाकर शहर दुल्हन की तरह सजा था। साफ सफाई को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पत्थरों के शहर में पहली बार किसी मानव का आगमन हो रहा है। गिरधर भी बहुत खुश था। बाहरी लोग आएंगे, ठेले का सामान बिकेगा, आमदनी बढ़ेगी। सुबह नाश्ता करते समय तो गिरधर अपने चेहरे पर आत्मबल को सजाए कहता चला जा रहा था, बालू की मां, तुम बुद्धू हो बुद्धू। देखा, नेताजी ने कहा था जीत जाऊंगा तो शहर की काया पलट दूंगा, बेरोजगारी मिटा दूंगा, आमदनी बढ़ा दूंगा। देखो मौका आया कि नहीं। शाम को जब घर आऊंगा तो बिक्री देखकर दंग रह जाओगी। सीता शांत थी। गिरधर बोले जा रहा था। जल्दी से नाश्ता करके उसने ठेले के साथ चौराहे की ओर प्रस्थान किया। जब चौराहे पर पहुंचा तो वहां का नजारा ही कुछ और था। दोपहर हुआ तभी पुलिस की गाड़ी आ पहुंची। ढीले ढाले पुलिस वाले आज काफी चुस्त दिखाई दे रहे थे। वर्दी बिल्कुल मिजाज के मुताबिक अकड़ी हुई थी। हाथ में डंडा लिए 4-6 पुलिस वाले आगे बढ़े। किसी ने रिक्शे के पहिए से हवा निकालना शुरू किया, किसी ने खोमचे वाले को धकियाना। गिरधर कुछ समझ नहीं पाया। तभी एक सिपाही उसकी ओर बढ़ा और बोला, ए,
हटो, मंत्री जी का दौरा है, आज ठेला नहीं लगेगा, घर जाओ। गिरधर सन्न रह गया। मंत्री जी ने तो रोजगार देने के लिए कहा था, यहां तो बेरोजगार बनाया जा रहा है। मंत्री जी ने तो शहर की काया पलटने के लिए कहा था, यहां तो सड़क के किनारे झुग्गी झोंपड़ी तोड़ी जा रही है। सिपाही की बात और नेताजी के वक्तव्य में एक रूपता न पाकर गिरधर अवाक रह गया। उसने सोचा, जरूर इन लोगों को गलतफहमी हुई है। तभी पुलिस के एक सिपाही ने 2-4 भद्दी भद्दी गालियां सुना दी। गिरधर भी उत्तेजित हो उठा और बोला, नेताजी हमारे खास आदमी हैं, वोट दिया है, हमें ऐसा वैसा मत समझिए, यहीं रहूंगा, उन्हें आने दीजिए, मैं सारी बात बताऊंगा। तभी एक भरपूर डंडा उसके सिर पर पड़ा। सीता दौड़ पड़ी, 2-4 पुलिस वाले और आ गए, फिर डंडे का क्रम तेज हो गया। उसके बाद पुलिस के सिपाही, गिरधर और सीता में से किसी एक को भी अंदाजा न रहा कि कितनी लाठियां पड़ी। गिरधर लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गया। थोड़ी ही देर में कारों का काफिला आया और गंतव्य की ओर चला गया। एक तरफ मंत्री जी मंच पर फूलों की माला से लादे जा रहे थे, जय जयकार हो रही थी, तो दूसरी तरफ खून से लहूलुहान बेहोश गिरधर को सीता संभालते हुए अस्पताल पहुंचाने के लिए आते जाते लोगों से सहायता की भीख मांग रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। मंत्री जी का दौरा पूरा हुआ, अखबारों में फोटो छपी, अखबार वालों ने प्रेस की भूमिका का पूरी तरह निर्वाह किया, पर चौराहे पर जुल्म और बर्बरता का शिकार बने गिरधर पर किसी की नजर नहीं गई। गिरधर के बेड के पास खड़ी सीता इन्हीं सब स्थितियों के बारे में सोच रही थी। तभी गिरधर फिर बेहोशी में बड़बड़ा उठा, सिपाही जी, जिनकी आप तलबदारी कर रहे हैं ना, उन्हें हम पब्लिक बनाती हैं, हमसे तमीज से बात कीजिए। सीता सोचने लगी, सचमुच वोट के बाद तो जनता की हालत गरीब की सुंदर जवान बेटी जैसी हो जाती है। उसके साथ कोई भी छेड़खानी कर सकता है, कभी भी छेड़खानी कर सकता है। तभी एक हिचकी आई और गिरधर शांत हो गया। कष्ट से मुक्ति मिल गई उसे। सीता चीख पड़ी और बालू इसी उम्र में अनाथ हो गया। काफी दिनों बाद सीता मायके गई तो बड़े बूढ़ों ने सवाल किया, सीता, दोष किसका था? सीता ने आंसू बहाते हुए जवाब दिया, किसको दोषी कहूं भैया, हमें तो लगता है सारा दोष गरीबी का है। सब शांत थे, क्योंकि कहने के लिए अब कुछ भी शेष नहीं था। आपको कहानी कैसी लगी, ये हमें जरूर बताएं। आपके विचार आमंत्रित हैं। हमें ईमेल करें madhukarrajeshwar@gmail.com।